हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैप ऑफ एजुकेशन। तो आज हम लोग जो हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सबसे लास्ट करने वाले हैं। लास्ट पार्ट है ये। इससे पहले दो पार्ट मैंने बना दिया है इंडियन सिविलाइजेशन के हिंदी एक्सप्लेनेशन का, तो उसको देख लीजिएगा। और ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम लोग जो है आज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 16 से। इससे पहले वाला जो है पैराग्राफ वो हम लोग समझ चुके हैं हिंदी के साथ में। तो जो लोग भी इससे पहले नहीं देखें इससे पहले वाला वीडियो, तो उसको पहले देख लें, तब जाके जो है आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा कि किस विषय में, कौन से मुद्दे पर, कौन से टॉपिक पर बात किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 16 में बताया गया है, बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइंड discoveries. We are dazzled by the material progress that Western science has made. I am not enamored of that progress. In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। तो चलिए ये पैराग्राफ नंबर 16 है, इसके हिंदी को देखते हैं कि क्या कहा गया है। लेकिन हमें यह महान और बेहतरीन खोजें नहीं दिखती है। पाश्चात्य विज्ञान ने जो भौतिक प्रगति की है उससे हम चकित हैं। मुझे उस तरक्की से कोई लगाव नहीं है। वास्तव में यह लगभग ऐसा लगता है जैसे भगवान ने अपनी बुद्धिमानी से भारत को उन रास्तों पर आगे बढ़ने से रोक दिया है ताकि भारत भौतिकवाद के इस प्रवाह को रोकने के अपने विशेष उद्देश्य को पूरा कर सके। मतलब क्या है? मतलब गांधी जी बता रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता में भौतिकवाद जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस बात से उन्हें, गांधी जी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल जो है उनसे आधुनिक सभ्यताओं से, मशीनों से इनका बिल्कुल लगाव नहीं है। और उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे भगवान ने, हमारे ईश्वर ने हमें रोका है कि आप आधुनिक सभ्यता से बचें और अपनी सभ्यताओं को फॉलो करें। और यही जो है एक सही तरीका है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता जो है वहाँ हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? आधुनिक सभ्यता से बचना चाहिए। और हमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आधुनिक सभ्यता में इतने मशीनों का, अच्छे अच्छे मशीनों का खोज हो रहा है। वो सब क्या है? वो सब लालच है और उनके एक जाल है जिसमें लोग फंसते चले जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 17, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट has kept it alive up till now. It has witnessed the fall of Babylonia, Syrian, Persian, and Egyptian civilizations. Cast a look around you. Where is Rome? And where is Greece? Can you find today anywhere the Italy of Gibbon, or rather the ancient Rome, for Rome was Italy? चलिए समझते हैं। आखिरकार हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। उसके बाद है, यह बेबीलोनिया, सीरिया, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का गवाह है। मतलब कि इतनी सभ्यताएं बनी, चाहे वो बेबीलोनिया की सभ्यता हो, सीरिया की सभ्यता हो, फारसी का हो, पर्शियन की, या फिर मिस्र की सभ्यता, वो सारी सभ्यता क्या है? ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई। लेकिन हिंदू धर्म और उसके सभ्यता में कुछ तो बात है जो अभी तक अडिग है, ये गांधी जी कहते हैं। अपने चारों ओर एक नज़र डालें, मतलब अपने चारों तरफ देखें, रोम कहाँ है?
यानी कि रोम की सभ्यता कहाँ है? नहीं है, खत्म हो चुकी है। और ग्रीस कहाँ है? क्या आपको आज गिबॉन का इटली या प्राचीन रोम नज़र आता है? मतलब कि क्या वो जो इटली रोम था, प्राचीन रोम, वो अब आपको नज़र आता है? बिल्कुल नहीं, वो सब क्या है, ख़त्म हो चुका है। क्योंकि रोम इटली था, कहीं भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब कि अब वो जो सभ्यता है अब आधुनिक बन चुका है, जिसे हम लोग देखते हैं, वो अब पहले वाली सभ्यता नहीं रह गई है, प्राचीन सभ्यता नहीं रह गई है। तो इस पैराग्राफ में वो बताना चाहते हैं कि क्या आपको और जो सभ्यता था, चाहे रोम हो, बेबीलोनिया हो, सीरिया हो, पार्सियन हो, क्या आपको इन सब जगहों की सभ्यता नज़र आती है? तो नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो लोग आधुनिक हो गई है। लेकिन हमारी सभ्यता अभी भी अडिग है और जीवित है। पैराग्राफ नंबर 18, गो टू ग्रीस, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक civilization. Then coming to India, at one go through the most ancient records and then looked around you, and you would be constrained to say, yes, I see here ancient India is still living. बहुत अच्छी बात गांधी जी ने कहा। वो कहते हैं ग्रीस जाइए, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है? मतलब वो कह रहे हैं कि अगर पुरानी सभ्यता देखनी है तो आप जाइए ग्रीस, और वहाँ का जो बहुत ही प्राचीन सभ्यता था, जो बहुत ही फैला हुआ था, एटिक सभ्यता, वो कहाँ है? फिर भारत आकर किसी को सबसे प्राचीन अभिलेखों को जानने दीजिए और फिर अपने चारों ओर देखिए। मतलब किसी भी एक प्राचीन अभिलेख को उठाइए, मतलब जिसमें लिखा हुआ है इतिहास के बारे में, भारत के सभ्यता के विषय में, उसे उठाइए और पढ़िए, उसको जानिए, फिर अपने चारों ओर देखिए और आप यह कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि हाँ, मैं यहाँ देखता हूँ कि प्राचीन भारत जीवित है। मतलब जो सभ्यता पुराना था हमारा, जो किताबों में है, आपको वो सभ्यता आज भी नज़र आएगा। लेकिन एटिक सभ्यता के बारे में अगर आप जानिएगा तो वो पुराने ज़माने में हुआ करता था, अब ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि अब वो सब आधुनिक हो गए और हमारा सभ्यता अभी भी अडिग है, इमूवेबल है। पैराग्राफ 19, ट्रू, देयर वर नो dung heaps to here and there, but there are rich treasures buried under them, and the reason why it had survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. सच है, यहाँ वहाँ बहुत गोबर के ढेर, कहने का मतलब कुछ बुराइयाँ भी थे। मतलब कि गोबर का ढेर बुराई से है कि कुछ बुराई भी था, लेकिन उनके नीचे समृद्ध खजाने दफन हैं। उन बुराइयों के नीचे खजाना क्या है? दफन है। और यह क्यों बच गया है? इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म ने अपने लिए विकास का अंतिम लक्ष्य भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह पर तय किया था। हमारा जो खजाना अभी बचा हुआ है, हमारी जो सभ्यता अभी बची हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण गांधी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म ने भौतिकवाद को नहीं अपनाया। यानी उन्होंने मशीनों का विकास नहीं चाहा। उन्होंने चाहा क्या? तो उन्होंने आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाया, धर्म का रास्ता अपनाया, और जो हमारे पूर्वज हमें कहे हैं उस रास्ते पर जो है हिंदू धर्म चला। इस वजह से वो अभी तक क्या है? अडिग है, अभी तक है और जीवित है। बाकी सब आधुनिक हो गए और अपनी पुरानी सभ्यताओं को क्या किए? खो दिए। ये गांधी जी कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 20, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial. क्या कहते हैं? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर, आत्मभोग पर नहीं बल्कि इच्छा को प्रतिबंधित करने पर, आत्मनिषेध पर निर्भर करती है। मतलब जो हमारा सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है,
वो हमारे इच्छाओं को बढ़ाने का काम नहीं करती। वो नहीं कहती है कि तुम बहुत लालची बनो और लालच करो और चीज़ों को जो है चीज़ों का जो है निर्माण करके जो है अपने आप को, अपने सभ्यताओं को नष्ट कर दो। हमारी सभ्यता हमें सब्र करना सिखाती है, अपनी इच्छाओं को जितना है उतना पर सब्र करना और अपनी इच्छाओं को रोकना सिखाती है हमारी सभ्यता। पैराग्राफ नंबर 21, यूरोपियन civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. मतलब क्या है? मतलब कह रहे हैं गांधी जी, कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय सभ्यता यूरोपीय लोगों के लिए उपयुक्त है, मतलब काफ़ी है, लेकिन यह भारत के लिए बर्बादी साबित होगा अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं। नकल करने का प्रयास करते हैं। हमें जो है मतलब ये गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि यूरोपीय सभ्यता का हमें नकल नहीं करना चाहिए। यह कहने की बात नहीं है कि उन सभ्यताओं में जो भी अच्छा और हमारे द्वारा आत्मसात करने में सक्षम हो उसे हम अपना और आत्मसात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि यहाँ तक कि यूरोपीय लोगों को भी उन बुराइयों से अलग रहने की ज़रूरत नहीं है जो इनके सभ्यता में आ गई है। मतलब गांधी जी क्या कह रहे हैं इस लाइन में? गांधी जी कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम यूरोपीय सभ्यता को अपनाएं और उसका नकल करें। दूसरा वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम उसकी सभ्यताओं को अपने अंदर नहीं बसा सकते हैं और हम उनके जैसे नहीं रह सकते हैं, उनके जैसा हम अपना समाज नहीं बना सकते, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे, नहीं तो इससे हमारी सभ्यता क्या है वो नष्ट हो जाएगी। फिर गांधी जी कहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं उनके अंदर जो बुराई आ चुकी है, उनके सभ्यता में जो बुराई घुस चुकी है, अब उनको उन्हीं के साथ जीना होगा और ये उनकी रहने की ज़रूरत पड़ गई है उनके लिए, है ना। अब जो वो सभ्यता में घुस गई है बुराई, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है यूरोपीय सभ्यता के अंदर से, ये कहते हैं गांधी जी पैराग्राफ नंबर 21 में। पैराग्राफ नंबर 22 ये आपको जो है 2 पार्ट में होगा। पैराग्राफ नंबर 22 जो है ये थोड़ा सा बड़ा था, इसीलिए 2 बार में इसको कर दिए हैं। पहले है the incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comfort to which they are becoming slaves. It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. क्या कहते हैं गांधी जी? भौतिक सुख और उनकी वृद्धि के लिए नियंत्रण खोज एक बुराई की तरह है ना। भौतिक सुख को पाना और उसका वृद्धि करना, मतलब भौतिक सुख मशीनों का जो है यूज़ करना, उससे जो है आराम की ज़िंदगी जीना, और उसका नियंत्रण मतलब लगातार जो है निर्माण करना, ये क्या है? बुराई की तरह, एक गंदगी की तरह है। और मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यूरोपीय लोगों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा, उन्हें अपना नज़रिया बदलना होगा। यदि उन्हें उस मुख्य सुविधाओं के वजन के नीचे दबना नहीं है
जिसके वे गुलाम होते जा रहे हैं। कहने का मतलब यदि यूरोप के लोगों को मशीन का जो सुविधा ले लेके और उसके नीचे वो दबते चले जा रहे हैं और मशीनों के वो गुलाम होते चले जा रहे हैं, अगर उनसे उनको बचना है तो क्या करना होगा? उनको अपना नजरिया बदलना होगा। हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन मुझे पता है कि भारत के लिए गोल्डन फ्लीस, जो आग और सांप से घिरा होता है, के पीछे दौड़ना निश्चित मौत का सामना करना है। गोल्डन फ्लीस क्या है? तो गोल्डन फ्लीस का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक, कह सकते हैं एक उपहार, एक बहुत ही कीमती चीज़ है ना, जो मानना है, लोग मानते हैं कि गोल्डन फ्लीस मतलब एक ऐसा कीमती चीज़ जो आग और सांप से घिरा हुआ है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं गांधी जी। इसका मतलब वो ये समझाना चाह रहे हैं कि यूरोपीय लोग जो सुख के पीछे भागते चले जा रहे हैं, यानी कि गोल्डन फ्लीस के पीछे जो भागते चले जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, जैसे आग और सांप से घिरा हुआ है, उसी तरीके का है ना। ये एक तरीके से मौत का सामना करना है। मतलब हमें मशीनों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें जो है, शुरू में ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमें अपने हाथ और पैर का यूज करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी सही होता है और ज़िंदगी भी बहुत ही खुशहाल होती है। यही गांधी जी बताना चाह रहे हैं कि हमें गोल्डन फ्लीस के पीछे नहीं भागना चाहिए, जैसे यूरोप के लोग भाग रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 22 का ही है। Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking. Today it is certain that the million cannot have high living, and we, the few who profess to do the thinking for the masses, run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. चलिए इसको समझते हैं। आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श को अंकित कर लेते हैं। मतलब पश्चिमी के जो दार्शनिक लोग थे, है ना, उनके हिसाब से वो जो वहाँ के फिलॉसफर थे, उनकी बातों को हम क्या कहते हैं, अपने दिलों में बैठा लेते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार। वो जो फिलॉसफर थे, पश्चिमी के फिलॉसफर दार्शनिक थे, उनका कहना था, उनका मानना था कि इंसान का ज़िंदगी जो है वो सादा होना चाहिए और सोच जो है वो ऊंचा होना चाहिए। और बिल्कुल ये सही बात है। आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन नहीं हो सकता है। सभी लोग तो ऊंचा ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं ऐशो आराम से। और हम कुछ लोग जो जनता के लिए सोचने की वकालत करते हैं, उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में उच्च विचार से चूक जाने का खतरा उठाते हैं। हम जनता के लिए सुविधा खोजने के चक्कर में अपने ही जो है ऊंचे होते जा रहे हैं। ये नेता लोग पे ज़्यादा सूट करता है ना। अपना ही पेट हम भरते चले जाते हैं और लालची होते चले जाते हैं और जनता को पीछे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और ऐसा होता है, ठीक। तो इसीलिए हमें सब लोगों को सादा ज़िंदगी जीना चाहिए, विचार ऊंचा रखना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 23। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. मतलब क्या है? सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में इच्छाओं का गुणन यानी कि वृद्धि, गुणन मतलब वृद्धि नहीं, बल्कि जानबूझकर और स्वेच्छा से इन पर प्रतिबंध होता है। मतलब कि हमें जो है अपनी इच्छाओं का वृद्धि करना हमारी सभ्यता नहीं सिखाती है। कि हमें जो इच्छा हो रहा है, अगर हम उन सब को पूरा करते चले जाएंगे तो हम लालची हो जाएंगे और हमारे अंदर जो है छल कपट आ जाएगा। और ये हमारी सभ्यता नहीं सिखाती है, बल्कि हमारी जो है सभ्यता हमें सिखाती है स्वेच्छा से इन पर प्रतिबंध लगाना, इन्हें रोकना। जितना है उतने में क्या करना है, बहुत ही खुश रहना है। और हमारी सभ्यता हमें यही सिखाती है। लालच करना हमारी सभ्यता हमें नहीं सिखाती है। पैराग्राफ नंबर लास्ट है 24, यही लास्ट पैराग्राफ है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड comfort is necessary, but above a certain level it
becomes a hindrance instead of help. Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seem to be delusion and a snare. The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self. मतलब क्या है? शारीरिक सुख और आराम की एक निश्चित स्तर, मतलब शारीरिक सुख जो है ना हम जो खोजते हैं और आराम के एक निश्चित स्तर तक आवश्यक है। मतलब आराम का एक निश्चित स्तर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आराम नहीं, जरूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक निश्चित स्तर के ऊपर यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। मतलब हम बहुत आराम जब करने लगते हैं, मतलब सब कुछ मशीनों का से यूज सोचते हैं कि इससे आराम मिलेगा, और वही चीज़ को जब हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो ये क्या होता है? मदद के बजाय एक बाधा, एक समस्या बन जाती है। इसीलिए असीमित संख्या में चाह रखना, मतलब बहुत अधिक चाह रखना, इच्छा रखना और उन्हें संतुष्ट करने का विचार एक भ्रम है, और सभी इच्छाओं को पूरा कर लेना ये इंसान का भ्रम है। इसमें इंसान क्या हो सकता है? डिप्रेशन में जा सकता है। होता है हम बहुत कुछ चाहते हैं, हमें ये मिल जाता है, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, लेकिन असीमित इच्छाओं को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। और एक जाल लगता है, ये एक जाल के जैसा है, किसी भी शारीरिक जरूरतों, यहाँ तक कि किसी के संकीर्ण आत्म की बौद्धिक जरूरतों की पुष्टि भी, मतलब कोई भी ज़रूरत जो है इंसान का अधिक होना क्या है, वो इंसान के लिए समस्या खड़ा कर सकता है। इसीलिए ज़रूरत भी इंसान को जो है उसे अपने अंदर सीमित रखना चाहिए। चलिए इसी का थोड़ा सा है आगे, बस इतना। मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप बिफोर इट degenerates into physical and intellectual voluptuousness. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated. क्या मतलब है? एक निश्चित बिंदु पर पूरी तरह समाप्त हो जानी चाहिए, है ना। मतलब हमारी जो ज़रूरत है, इसी पैराग्राफ में उससे पहले जो कहा गया वही बात है कि हमारी जो ज़रूरत है एक निश्चित बिंदु पर उसे समाप्त हो जानी चाहिए। ये नहीं कि हमारी ज़रूरतें जो हैं कभी ख़त्म ही नहीं हो और हमेशा जो है लालच बना रहे, ये नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक विलासिता में बदल जाए, मतलब वो शारीरिक सुख ढूंढने के लिए इंसान जो है ना, अगर हर कुछ को अपनाने लगे तो ये क्या होगा? उनके लिए खतरा पैदा कर देगा। एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए, है ना। हमें जो है अपनी सांस्कृतिक और शारीरिक परिस्थितियों को समझना चाहिए और उसे जो है बहुत ही व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि वे मानवता की सेवा में उसे बाधा न पहुंचाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि हम अपने शारीरिक सुख के लिए, हम अपने आराम के लिए हम मानवता यानी मानव जाति का जो है हनन करें, उनको जो है उनको परेशानी पहुंचाए, है ना, उनको क्या करें? तकलीफ दें। और ऐसा होता है, कुछ लोग जो हमारे देश में किसी प्रकार का जो समस्या खड़ा होता है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इंसान का अपना जो है एक स्वार्थ होता है, जिस वजह से क्या होता है, बहुत सारी परेशानियां दूसरे लोगों को झेलना पड़ता है, जिस पर उसकी सभी ऊर्जाएं केंद्रित होनी चाहिए, है ना। मतलब अपनी ऊर्जा जो है एक सीमित इच्छाओं के अंदर जो है उस पर ही केंद्रित करना चाहिए, अपने लालचों को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोगों का जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो चुका है। इसके बाद कल आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आप लोगों का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी इंग्लिश का नोट्स, जिसको पीडीएफ नोट्स चाहिए वो नोट्स भी आपको मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ नोट्स जैसे हिंदी इंग्लिश में मैंने समझाया है उसी तरीके से लिखा हुआ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। आप उससे जो है अपना तैयारी कर सकते हैं, उसको पढ़ के और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कल अब आप लोगों के साथ मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, और जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसका साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव दूंगा। पूरा कोर्स मैं इस बार फ्री पढ़ा रहा हूं 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हमारे
टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाएं। आप लोगों को पूरा कोर्स जो है क्या है फ्री पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।